जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फॉरवर्जिनस। वेलकम टू इंक एंड इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम लोग ये 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ इसका पहले पार्ट 1 देखिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएँगी। पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था दिस और दिस वन। यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शंस के नोज़ फैक्टर्स के, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें पता है कि कैसे मैटर करते हैं, या हम लोग इसे जो हम लोग अपने ओपिनियन का थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस और रेलेवेंस। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था कि ये ओपिनियन ज़्यादातर अवेयरनेस के लिहाज से है, या फिर वो लोग जो होते हैं कि डेमोक्रेसी जो है कंट्री में वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रही है, या हमारी डेमोक्रेसी का जो तल्लुक होता है वो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, तो इसके लिए उन्हें ना बहुत अच्छा आर्गूमेंट मिलेगा इस ओपिनियन के अंदर। ठीक है, अक्सर वो कहते हैं ना, इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट गो टुगेदर। ठीक है, हमारे ऐसे का एक टॉपिक था जो कि पास्ट पेपर्स में आया था सीएसएस के अंदर। तो इस तरह का कुछ आर्गुमेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस और रेलेवेंस के लिहाज से भी देखेंगे। हम लोग चलते हैं अपना पार्ट 1 में। मैंने आपको ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब देखिए, अगर मैं मेन स्लाइड पे जाके थोड़ा-सा पहले टेक्निकली बता के फिर वापस आऊँ ना, देखिए नोज़ फैक्टर्स में, अननोज़ फैक्टर्स में उन्होंने जहाँ इन सारे फैक्टर्स की बात कर दी ना, अब नोज़ फैक्टर्स में वो बात करती हैं कहीं ना कहीं। वो कहती हैं कि हमारी जो इकॉनमी है ना, दैट इज़ इन क्रिटिकल वार्ड, मतलब कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन यूज़ हुआ हुआ है, जस्ट लाइक दिस वन जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ था इलेक्शंस के लिए, कास्ट इन स्टोन्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी इस वक्त जो मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ जा रही हैं ना, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की। और देन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने रखते हुए उन पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स जो है, ये हमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत है। होना ये चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ इलेक्शंस के अंदर कंपेन चलनी चाहिए। और जितनी हमारी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, अपनी इलेक्शंस कंपेन स्लोगन्स के अंदर हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे उन्होंने ना एक बड़ी क्रिटिकल वे में उन्होंने तनकीद की है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। आजकल जो इलेक्शंस कंपेन के अंदर है ना, वो हमें देखने को आ रहा है, या तो पार्टी टिकट का मसला बना हुआ है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2-4 जो हमारी मेन पार्टीज़ हैं, या फिर वहाँ पे अभी इस दफ़ा ये सीट एडजस्टमेंट डील ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि कौन किसके साथ कहाँ पे मिलके कौन से हल्के के अंदर सीट शेयर करेगा, या एडजस्टमेंट के ज़रिए वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, जैसे हमारी मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, और हमें इस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बात करें ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म ओवर इलेक्शन कैंपेन। ये मैंने पॉइंट ऐड किया कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बड़े लॉजिकल वे में और बड़े ना स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े रियलिस्टिक वे में उन्होंने पॉलिटिकल इलेक्शंस पे तनकीद की हुई है कि आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके अंदर या तो इलेक्शंस के लिहाज से पार्टी टिकट पे बात हो रही है, ठीक है, कि कौन किसके साथ किसको पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए, कौन कहाँ किस हल्के से लड़ेगा। या फिर सेकंड बात क्या हो रही है, सीट एडजस्टमेंट डील्स की, कि कौन सी पार्टी किसके साथ मिलके कहाँ पे अलायंस बनाएंगे। तो ये जो है ना, उनकी इलेक्शंस कैंपेन के अंदर ये जो फैक्टर है, ये डोमिनेंट कह रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। ये फैक्टर्स के अंदर की तो कहीं कहीं पे बात ही नहीं आ रही है। तो ये बात होगी। अब यहाँ इसी को हम लोग ओपिनियन में देखते हैं, और फिर हम लोग ये लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में समझा देती हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जो मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव येट टू आर्टिकुलेट देयर पोजीशन ऑन की पॉलिसी इश्यूज एंड ऑफर डिटेल प्रोग्राम्स ऑन व्हाट दे विल डू इफ इलेक्टेड। अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट मांग रही है, वोट की तरफ तो वो आती है, ठीक है, लेकिन वोट लेने के बाद, विन करने के बाद, वो कैसे पॉलिसीज़ को, वो मुल्क को कैसे चलाएंगी, कौन कौन सी पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स करेंगी, किस तरीके से, जो क्रिटिकल सिचुएशन है इकॉनमी की, इस तरह की उन्होंने कोई पॉलिसी अपने इलेक्शंस कैंपेन के अंदर ऐड ही नहीं की हुई। ठीक है, बात यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है, आगे उन्होंने वही क्रिटिसिज्म किया हुआ है, वही लास्ट में उन्होंने बात की हुई है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की और सीट एडजस्टमेंट डील्स की, कि हर बात जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है आजकल की पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, उन्होंने बात की है दैट पाकिस्तान नीड अब
अब देखिए मुल्क की इस वक़्त जो सिचुएशन है ना, उनके मुताबिक वो कह रही हैं कि डेफ़िनेटली और बड़ी हकीकत बात है, हर एक को पाकिस्तान के हालात पे नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान नीड अर्जेंट फिस्कल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिस्टोर द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। इन सब के लिए हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए ना, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पे अभी एग्री नहीं हो रही। और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करते हुए उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्टोरल कंटेस्ट विल बी इन वेन इफ द बैटल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी एंड रिन्यूअल इज लॉस्ट। यही हो रहे हैं ना कि कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, क्रेडिबल होगी, ठीक है, और वो मुल्क की जो हमारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसको अच्छे तरीके से चलाए, ताकि हमारी जो है इकॉनमी बेहतर हो, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो, हमारी जो अच्छी पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो बेहतर हो, ताकि ये सारे कुछ बेहतर होंगे तो नीचे जो ले मैन हमारी आवाम है उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी वो कह रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरफ आ ही नहीं रही है। एक तो उन्होंने अपनी कंपेन्स के अंदर ऐड नहीं किया हुआ, और सेकेंडली उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि उन्होंने कि हम अगर इलेक्ट हो जाते हैं और हम लोग विन कर जाते हैं तो उसके बाद हम अपनी कौन कौन सी पॉलिसीज़ को हाईलाइट करेंगे। पाकिस्तान की कंसर्न्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उसके अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये उनका तारुफ लिखा हुआ है 1 जन 2024 को, ये डॉन में पब्लिश हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट अब रेलेवेंस की बात करें ना, रेलेवेंस से पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब ये देखें, अब वो क्या कह रही हैं, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, पोस्ट इलेक्शन पॉलिसी की बात की है कि कोई भी वही बात अगेन यहाँ पे मैंने इसको लिखा था क्योंकि ये पॉइंट अंदर से निकलता था, इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसे मैंने वही लिखा है कि वही कह रही है कि अगर इकोनॉमिक बैटल हम लॉस्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी विन कर जाए तो वो विन जो है, वो इलेक्शंस जो है, वो सारा कुछ क्या है, बेकार में है। जब आपकी डेफिनेटली ग्रोथ ही नहीं होगी तो इलेक्शंस होने का क्या फ़ायदा होता है। देन हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है। देन फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्शंस। अब डेफिनेटली यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स थे, एक क्या थे, अननोज थे जो हमने अपनी स्लाइड नंबर 1 में कवर किया था, और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, नोज हैं, ठीक है, कि नोज कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और अननोज जो हैं उन सारों पे बात की जा रही है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो नोज फैक्टर्स हैं उन पे कोई पोलिटिकल पार्टी जो है वो बात करती ही नहीं है, ठीक है। ये उनका क्रिटिसिज्म था। देन उन्होंने कहा है पार्टी मैनिफेस्टो ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि उनके पास कोई प्रेजेंट में या फ्यूचर में इस वक्त उनकी पॉलिटिकल जलसा जुलूस के अंदर कोई हमें वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आता कि मुल्क के इतने मुश्किल और टफ हालात से पार्टीज़ कैसे निकाल सकेंगी मुल्क को। तो आगे हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट इलेक्शन पॉलिसी के अंदर वो क्या करेंगे। देन उन्होंने की इशूज़ जो पाकिस्तान के हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की हुई। देन लॉन्ग टर्म पॉलिसी की डेफिनेटली नीड है। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिडिक्ट। अब हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि जी एक मुल्क है और उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी जाएगी। देखिए जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ हम लोग डिसीजंस अनाउंस करते हैं ना, और हम उसको स्टिक रहते हैं, इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती है, कुछ प्रॉमिसेस देती है, और हम लोगों को ये एक्सपेक्ट किया जाता है, और इवन इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्टर्स भी उस, अगर उन्होंने उस पार्टी की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो वो उनके इलेक्शंस के वक्त की कंपेन्स और उनके मैनिफेस्टो और उनके प्रॉमिसेस को देख के जज कर सकते हैं कि ये जो पार्टी है अगर ये पावर में आ जाएगी तो इन पाकिस्तान के हालात कैसे कहाँ से कहाँ जाएंगे। अब देखिए अगर हमारी कोई भी इलेक्शन की पार्टी जो है वो कोई अच्छी पॉलिसी ही नहीं दे रही, तो क्या हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म, जब इलेक्शंस इतनी बड़ी चीज़ है उसके अंदर वो अपनी कोई पॉलिसीज़ को या कोई विल पावर को या किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं दे रहे पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के अंदर, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को वो विन कर जाएंगे तो वो मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आएंगे या वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये आपके मुल्क की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ठीक है, उनकी क्या की क्रेडिबिलिटी पे, उनकी मुल्क के साथ कितने वो लॉयल हो गए। बात मतलब कि ये नहीं तू मैं वाली पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में हमेशा से चलती है, लेग पुलिंग वाली हमेशा ही चलती है ये, लेकिन जो सही ऑथेंटिक आपको वाकई मुल्क का आइडिया हो कि यार हमारा मुल्क इन हालात से गुजर रहा है, हमें इन इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है, इन इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडिया होगा इलेक्शन एंड पार्टिसिपेशन का,
ठीक है? ये पॉलिटिकल साइंस का, अब यहाँ पे वही सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है? कहीं न कहीं आप ये ओपिनियन को अपने पास रखें, इसमें से इसको दोबारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ के इसके अंदर से मेन पॉइंट्स निकालें, कहीं न कहीं आपको एनालिसिस में हेल्प आउट करेंगे इलेक्शन के लिहाज से। डायरेक्ट क्रिटिसिज़्म, अब देखिए अवेयरनेस ऑफ पब्लिक पे कैसे है, ये एजुकेशन में पॉइंट कैसे जाएगा? अब देखिए मैं अक्सर हम लोग फ्रेंड्स वगैरह जब बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि जब भी सियासत की बात होती है तो 2-4 जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेफ़िनेटली यूथ भी है और बड़े भी बैठे होते हैं किसी भी बैठक में। तो अक्सर लोग जज़्बाती हो जाते हैं, ठीक है? जज़्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? उनकी सपोर्ट जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना इमोशनल सपोर्ट होती है, ठीक है? हालाँकि इमोशनल की बजाय ना ये रियलिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये नहीं देखें कि वो कौन है, वो क्या बात कर रहा है, ये देखें कि उसने काम कितना किया है, वर्क की बेस पे, ठीक है? उसने एक मुल्क के अंदर कितना डिलीवर की है। डिलीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात होनी चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन के अंदर वोट मांग रही होती है तो उनके आवाम के पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन की डिग्रियां, एजुकेशन से मुराद कि वो अवेयरनेस हो, उनके पास अवेयरनेस हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वोट देना है तो उनके जो वाई है ना, वाई वो स्ट्रांग होना चाहिए और बड़ा लॉजिकल होना चाहिए इन टर्म ऑफ पाकिस्तान, पेट्रियाटिक होने के नाते, कि पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को देख के डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना चाहिए। तो ये सारा कुछ, ये जो अवेयरनेस होती है ये आपको एजुकेशन देती है। और एजुकेशन होगी, आप एजुकेशन का पाकिस्तान का हाल देख लें, ठीक है? एक यूथ कहीं पे बैठे हुए हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखेंगे, जिनके पास अवेयरनेस है। और जो लोग नहीं पढ़े हुए या जिनका एक्सपोज़र इतना ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन आपको अवेयरनेस के साथ-साथ एक्सपोज़र देती है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कभी भी क्रिटिकली एनालाइज़ नहीं कर सकेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो वाक़ई हमें वोट की हकदार है या नहीं है, या उसके अंदर ऐसे उसके पास लोग हैं काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए या नहीं है, ठीक है? देन इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे, ये इकोनॉमिक रिकवरी पे आप कह सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक रिकवरी पे ये आर्टिकल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, जो पॉइंट लिखा है, इलेक्शन इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू पाकिस्तान्स करंट फेज़ ऑफ क्राइसिस। अब लोग तो ये आजकल बात कर रहे हैं कि भई हमारा जो मसले मसाइल है ना वो इतने पेचीदा हैं, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं ना कि उनका सॉल्यूशन इलेक्शंस नहीं है, ठीक है? उनका सॉल्यूशन कुछ और है। अभी इसके हक में भी आप इस स्टेटमेंट से एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन वही बात, आपने अपनी बात को लॉजिक के साथ और रियलिस्टिक एंगल से थोड़ा प्रूफ करना होता है कि वाक़ई जो आप कह रहे हो वो बात ऑथेंटिक है, ठीक है? तो जी ये था हमारा तकरीबन ओपिनियन, ठीक है? जिसके अंदर हमने सारा कुछ देखा और रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से मैंने इसे रेलेवेंस में आपको आइडिया हुआ कि फैक्टर्स ऑफ इलेक्शंस का पता चला, जिसमें नोज़ और अननोज़ थे। अननोज़ कौन से, अननोज़ कौन से हैं? मैनिफेस्टो ऑफ इलेक्शन में जो है वो मैनिफेस्टो कैसे वर्क करता है, ठीक है? आपको पता, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पे कि ये मैनिफेस्टो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? वहाँ के लोगों के पास शऊर इतना ज़्यादा है कि वो जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं देखते वो वोट कास्ट नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जिस और आपको पता है बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जब पोस्ट इलेक्शन पॉलिसी नहीं है। तो ये सारा था इकोनॉमी की रिकवरी, ये सारे पॉइंट्स में आप कहीं न कहीं इस आर्टिकल को फिट करेंगे। और एक वही बात कि ये एक आर्टिकल हमेशा जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। हमने खुद उसमें से अपना पॉइंट को, कोई भी लॉजिक है उसको पकड़ के अपने पॉइंट से रिलेट करना होता है, ठीक है? और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम, आप हमें यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वही मेरी फेवरेट कोटेशन, दैट क्लैरिटी इज़ पावर। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, और जितनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस होगी उतनी ही ज़्यादा आप छोटी-छोटी बातों को रिलेट कर सकोगे। और लास्ट में यही हैप्पी लर्निंग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।